तो और मिठाइयाँ की ग्रेजुएट तक चला गया, फिर 10वां का वैल्यू नहीं रहा, फिर ग्रेजुएट पर चला गया। जी जी। लेकिन इन दोनों लोगों ने इनको पिछले सावन में ट्रेनिंग दे दिया था मटन बनाने की। जब आप उस प्रतिशत को देखेंगे तो उसमें काफ़ी गिरावट आई है। इंटरनल सरकार पूरी तरीके से उसमें काम कर रही है, मतलब इस स्तर तक पहुंच गया कि और ना एजुकेशन पॉलिसी में हमारा चेंज आया, जो 1948 और 1950 में जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी था। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमलेश कुमार और आप देख रहे हैं BA4 न्यूज। जैसा कि लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और ये अपना अपना पार्टी जो है अपना अपना कार्य बखूबी कर रही है और एक्टिव मोड में है। तो हम अभी पहुंचे हैं अनिकेत जी के पास, जो बीजेपी का बिहार का प्रदेश प्रवक्ता हैं। उनसे मुलाकात करते हैं और क्या बीजेपी का जो है सो लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही है उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अनिकेत जी, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपके चैनल के माध्यम से आज छठ महाचैती छठ महापर्व की जो नहाय खाई से जो आज पूजन शुरुआत है, उससे आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे बिहार वासियों देशवासियों को बधाई देना चाहते हैं। जैसा कि लोकसभा चुनाव चल रहा है और सभी पार्टियां जो है एक्टिव मोड में है, अपना अपना कार्य कर रही है। बीजेपी का क्या ऐसा जो है सो मुद्दा है जिस पर बिहार में 40 का 40 सीट का जो वादा कर रही है वो जो है बखूबी ले पाएगी? बीजेपी के पास सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का। जी जी। बीजेपी के पास सबसे बड़ा मुद्दा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का। जी जी। बीजेपी के पास सबसे बड़ा मुद्दा है आयुष्मान कार्ड का, जो 5 लाख मुफ्त जो रुपया है इलाज करने के लिए वो सभी लोगों को जो मिल रहा है, वो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। भाजपा के पास में सबसे बड़ा मुद्दा है उज्ज्वला योजना का, जहां घर घर तक हमने सिलेंडर पहुंचा दिया। भाजपा के पास में सबसे बड़ा मुद्दा है शौचालय योजना का, कि जहां पर महिलाओं के लिए घर पर शौचालय नहीं हुआ करते थे, लोग बाहर जाया करते थे, वैसे शौचालयों का निर्माण कराना गांव स्तर पर, वो हमारा मुद्दा है। भाजपा के पास में मुद्दा है कि अति पिछड़ा OBC समाज, फॉरवर्ड समाज के लोगों को स्टार्टअप इंडिया और मेकिंग इंडिया के तहत में जो ऋण दिया गया है सरकार के तरफ से, जिसका गारंटर सरकार बनी 5 लाख रुपया तक का, जी जी, वो हमारे पास में मुद्दा है। हमारे पास में सड़क है हमारा मुद्दा, हमारे पास में बिजली हमारा मुद्दा है, रोजगार हमारा मुद्दा है, यही मुद्दा है। और यही लेकर के हम लोग उतरेंगे, 40 में 40 सीट लाएंगे। राम मंदिर का मुद्दा है, 370 का मुद्दा है। तो जैसा कि बहुत सारे जो है सो मुद्दा है, बहुत सारे जो है सो कार्य जो है सो अनिकेत झा जो है जो जोड़ा दिए। और दूसरा सवाल ये है कि आप एक प्रवक्ता के साथ साथ एक युवा हैं, तो युवा के प्रति आपसे एक सवाल है कि ये जो सरकार है बीजेपी सरकार, ये नारी शक्ति का बात करती है। तो सवाल थोड़ा सा कड़वा है। सवाल इस तरह से है कि जब नारी शक्ति का सवाल बात करती है बीजेपी, और जहाँ तक पूरे विश्व, पूरे दुनिया, पूरे ब्रह्मांड नारी से ही उत्पत्ति हुआ है, फिर भी नारी के ऊपर प्रतिबंध लगा करके और लाइसेंस दे करके और जो है व्यवसाय कराया जाता है, बहुत सारा ऐसा है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इसकी रोक क्यों नहीं कर रही है? जब नारी शक्ति के ऊपर बात करती है बीजेपी तब हम बोल रहे हैं। देखिए, ये जो मुद्दा आपने कहा है ये इंटरनल मामला है, ये मानवाधिकार का मामला है, ये सरकार का गंभीर मामला है। इस पर किसी भी हिसाब से ऑन मीडिया, ऑन पेपर या पब्लिक में इस पर किसी प्रकार की कोई बात नहीं हुई, पहला। दूसरा चीज़, आपके जानकारी में जब आपका सवाल है तो इस पर एक चीज़ आपको हम बता दे रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में 2014 से पहले जब आप आंकड़ों को देखेंगे तो इस प्रगति में कितने लोग इन्वॉल्व हुए, खास करके उनके लोग कितने थे, जो लोग इस व्यापार में शामिल थे, जिनके साथ ये व्यापार कराया जाता था, उनके बच्चे कितने इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसका जब आप प्रतिशत देखेंगे, डाटा पर और रिकॉर्ड पर काम होता है, जब आप उस प्रतिशत को देखेंगे तो उसमें काफ़ी गिरावट आई है। इंटरनल सरकार पूरी तरीके से उसमें काम कर रही है और ये कोई ऐसा मामला नहीं होता है जिस पर कि आप खुल करके आकर के बताइए, लोगों का नाम लीजिए। इस पर सरकार गंभीर रूप से काम कर रही है और निश्चित रूप से बहुत जल्द ही इस प्रकार की जो चीज़ है वो पूरी तरीके से देखने को मिलेंगे, जो काफ़ी तरीके से खत्म हो चुके हैं। नहीं, ये सवाल हम आपसे इसलिए पूछे क्योंकि पूरे जनता को बीजेपी पे भरोसा है कि वो जो भी कार्य करेगी, वो जो कार्य किसी से नहीं हो पाया है वो कार्य करेगी, और इसी कारण से जो है बीजेपी को लोग वोट देते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि ये भी थोड़ा सा जो है उसी तरह का सवाल है। ये सवाल है कि सरकार का जो कर्मचारी होते हैं वो सरकार उसको नियुक्त करते हैं, पुलिस क्या % सच बोलता है? पुलिस क्या % सच बोलता है? पुलिस पर सवाल उठाना
या पुलिस पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करना, जी, हम जी। समझते हैं कि ये हमारे जो लोग हैं, जो आंतरिक सुरक्षा को हमारे देखते हैं, उसमें कुछ लोगों के कारण हम पूरी पुलिस बल पर या पुलिस महकमे पर किसी प्रकार का कोई सवाल या कोई टीका टिप्पणी करना हमारे लिए उचित नहीं रहेगा। खास करके जब हम किसी पद पर बैठे रहते हैं, आपके जैसे लोग जो मीडिया में हैं, हम उसको डायरेक्ट पॉइंट कर सकते हैं कि हाँ, एक व्यक्ति ऐसा है, एक थानेदार ऐसा है, एक ऐसा है, एक एसपी ऐसा है, एक डीएसपी ऐसा है। लेकिन किसी भी पुलिस महकमे पर प्रतिशत में बता देना कि कितने प्रतिशत पुलिस सच बोलते हैं या कितने प्रतिशत पुलिस गलत काम करते हैं, हम समझते हैं कि इस पर किसी प्रकार की कोई भी बात कोई व्यक्ति नहीं करना चाहता और किसी को करना भी नहीं चाहिए। जो व्यक्ति दोषी उसमें पाया जाता है, आप उसको दोषी बता सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार के लोगों के कारण, कुछ लोगों के कारण आप इकट्ठे कोई प्रतिशत उसमें नहीं बता सकते। परसेंटेज कैसे कोई बता देगा? ये सवाल हम इसलिए किए थे क्योंकि हर एक पार्टी जब शासन काल में आता है, अपना शासन में आता है, तो एक दूसरे पे क्लेम करता है। वो कहता है उसका पुलिस और ये कहता है उसका पुलिस। बस इसलिए इस सवाल को हमने किया और इस सवाल का जवाब आपने बहुत ही अच्छा दिया। किसी भी पुलिस प्रशासन पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, पर्सनली किसी पुलिस पे करना चाहिए, वो बात की बात है। अच्छा, और सवाल ये है कि हम स्कूल में पढ़ते हैं, मैट्रिक करते हैं, इंटर करते हैं, उसके बाद सरकार रोजगार नहीं देती है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहले एक समय हुआ करता था, ये जो भी सवाल कर रहे हैं आप युवा हैं इसके लिए कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और आप बेहिचक होकर के सवाल कीजिए। जो सवाल का जवाब हमारे पास में होगा वो हम पूरा प्रयास करेंगे जो आप तक जवाब पहुंचे। जी जी क्योंकि पार्टी ने हमें दायित्व यही दिया है जो मैं जवाब दूंगा आपके सवाल। जी जी जी। एक समय हुआ करता था जब लोग मैट्रिक पास करते थे तो पूरे गांव में मिठाई बढ़ती थी, और वो भी मैट्रिक पास मतलब 60%। अगर फर्स्ट डिवीज़न आ गया तो उसके लिए मिठाई बढ़ती थी। फिर ये आंकड़ा बढ़ के गया 12वां पर कि लोग जब 12th करते थे तो मिठाइयाँ बढ़ती थी। फर्स्ट डिवीजन से लड़का 12वां पास कर गया, मिठाई बढ़ता था। उसके बाद क्या हुआ, तो लोग जब ग्रेजुएट होने लगे तो और मिठाइयाँ की ग्रेजुएट तक चला गया, फिर 10वां का वैल्यू नहीं रहा, फिर ग्रेजुएट पर चला गया। लेकिन एक दौर ऐसा आया 9-10 का, 8-9 से 10 का, 2000 ईस्वी का हम बता रहे हैं, कि जिसमें इंजीनियरिंग का चढ़ा, कि लोग इंजीनियर बनते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होना शुरू हुआ तो लोगों में वाहवाही हुआ कि नहीं, इनका लड़का इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। लेकिन 8-9 जो वर्ष आया, 2008-9, इस वर्ष में आप देखिएगा कांग्रेस की सरकार में कि इंजीनियरिंग कॉलेज इतने तरीके से प्राइवेटाइज हो गए कि आप 12वां कीजिए और इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाइए। आप 12वां कीजिए, 4 लोग मिल जाएंगे, वो आपको एडमिशन करा देंगे, अपना घुमा फिरा करके वो AI-EEE, JEE मेंस वगैरह कोई मतलब नहीं रह गया, प्राइवेटाइज इतना हो गया, मतलब इस स्तर तक पहुंच गया कि, और ना एजुकेशन पॉलिसी में हमारा चेंज आया। जो 1948 और 1950 में जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी था वही चलते हुए 2014 तक 15 तक आया, वो हमारी सरकार में आकर के बदलाव आया। इस कारण से सरकार असमर्थ हो गई रोजगार देने में। सरकार के पास में कोई एजेंडा नहीं बचा, सरकार के पास में कोई भी तरीके का मैनिफेस्टो नहीं था कि जो विद्यार्थी 12वीं के बाद में ग्रेजुएट कर रहे हैं, जो व्यक्ति 12वीं के बाद में सिविल का पढ़ाई कर रहे हैं, जो व्यक्ति 12वीं के बाद में अगर आपको मैकेनिकल का कर रहे हैं या फिर आपको IT का कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कौन से जगह पर रखे हुए हैं। ये इतने सारे डिग्री जो हम बांटना शुरू कर दिए, लोग घर से निकल करके जाना शुरू कर दिए कि बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, यहाँ पर अगर इंग्लिश ऑनर्स कर लेता तो कोई नौकरी मिल जाती, किसी प्रकार कंपटीशन का तैयारी करता, या उसको अपनी पता रहता। हर देखिए, हर विद्यार्थी का अलग अलग मोटिव है। आज अगर कोई बच्चा मीडिया में काम कर रहा है तो उसको आप बेरोजगार नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई अगर समय पास करने के लिए दिल्ली जाकर के वहां पर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया तो वो हमारे इस जगह को भर रहा है। इसके लिए सरकार का कोई प्रावधान नहीं था। वो बच्चा करता भी तो करता क्या, अगर वो इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं ले रहा है तो घर का ताना, बाहर का ताना, अंदर का ताना, तो वो भी निकल गया। लेकिन हमारी सरकार ने जब एजुकेशन पॉलिसी को चेंज किया, हमारी सरकार ने जब स्टार्टअप इंडिया पर फोकस किया, हमारी सरकार ने जब मेक इन इंडिया पर फोकस किया, तो आप देखिए कि आज के डेट में बिहार से लेकर के पूरे देश में जो एंटरप्रेन्योर की संख्या बढ़ी है, जो रोजगार देने वालों की संख्या बढ़ी है, हम समझते हैं कि इससे अच्छा, इससे बेहतरीन कहीं भी कोई भी चीज देखने को नहीं मिलेगा कि एक युवा 20 लोगों को रोजगार दे। एक सरकार जहां पर 1.5 लाख 2 लाख को रोजगार दे सकती है सरकारी, वहां पर अगर एक युवा 20 से 40 लोगों को रोजगार दे रहा है तो हम समझते हैं ये बेहतरीन काम है और होना भी चाहिए। तो इस बार जो है चुनाव के बाद बीजेपी बिहार को रोजगार देने वाली है। बीजेपी बिहार को रोजगार देते आई है, बीजेपी बिहार को रोजगार दे रही है, और इस बार सरकार आने के बाद अभूतपूर्व तरीके से युवाओं को रोजगार और युवाओं को इंसेंटिव मिलेगा रोजगार देने में। जब युवा किसी को रोजगार देना चाहते हैं तो उसमें भारत की सरकार और बिहार सरकार पूर्ण रूप से मदद करके उनको मुआवजा उपलब्ध कराएगी, उनको पैसा उपलब्ध कराएगी, वो अपना रोजगार लगाएंगे और उनके सामान के बिक्री तक की हम चिंता करेंगे। अच्छा, दूसरा बात का सवाल ये है सर कि मीसा भारती का नाम सुने होंगे, माननीय लालू जी की पुत्री मीसा भारती बोलते हैं कि हम भी एक हिंदू हैं और राम मंदिर जाएंगे, और तेजस्वी यादव जो है नवरात्रा के समय में
मछली खाते हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की बेटी हैं मीसा जी, भारती जी, जी, इसीलिए हम नाम सुने हैं। जी जी और आदरणीय लालू प्रसाद जी के बेटे हैं तेजस्वी यादव, इसीलिए हम सुने कि वो उप मुख्यमंत्री बन गए। जी, नहीं तो जी। हमारा कोई इनका नाम सुनने का कहीं भी आम जनता में हम चर्चा नहीं सुने थे कभी, जी, जी। कि एक बहुत क्रांतिकारी युवा है या युवती है जो इस प्रकार से राजनीति में है, जो क्रांति लाने के लिए है। तो इसलिए वो आदरणीय लालू प्रसाद जी की बेटा बेटी हैं, तो हम लोग नाम सुन लिए। दूसरा चीज़ कि आपका सवाल था कि सावन में जो जी, नवरात्रि में सावन हमको याद आ गया वो कि साल का सावन में पहला इनके- नवरात्रि। हाँ ठीक है, साल का पहला नवरात्रि है, इसमें मछली खा रहे हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। क्योंकि इनके पिताजी ने और इनके कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं, भले मल्लिकार्जुन खड़गे हैं लेकिन है राहुल गांधी, और उनकी जो माता जी हैं सोनिया गांधी जी, इन दोनों लोगों ने इनको पिछले सावन में ट्रेनिंग दे दिया था मटन बनाने का। तो वो तो बेटा को प्रणाम करेंगे तो चलो कम से कम मछली पर रुक गया, जी जी नवरात्रा में मछली पर रुक गया। नहीं तो बाबूजी तो ट्रेनिंग दे दिए थे सावन में कि मटन बनाओ, किस तरीके से मटन को बनाओगे, उसमें 5 गो मसाला मिलाओ, तो ट्रेनिंग मिलता आ रहा है। तो पहला जो शिक्षा है वो घर में मिलता है, बच्चा कैसा होगा वो पहला शिक्षा उसको घर में मिलेगा। और वो शिक्षा हम अब मान गए, जो बुजुर्ग बुजुर्ग जो कहे थे वो एकदम सही कहे थे कि शिक्षा पहला घर में मिलेगा। बाबूजी बनाना सिखाए मटन सावन में, तब बेटा नवरात्रि में ना मछली खाएगा, दिवाली का इंतजार थोड़े करेगा, दिवाली का इंतजार नहीं करेगा। अच्छा सर, सुशील कुमार मोदी जाने माने बीजेपी का नेता हैं और बिहार में बहुत पकड़ है, बहुत ही उनका दुखद न्यूज़ आप भी जानते ही होंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या कुछ कहना चाहते हैं उनके देखिए, प्रति? आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी हम लोगों के गार्जियन हैं और जिस हिसाब से उनकी तबीयत खराब है, सभी लोग उनके लिए, उनको जल्द से जल्द वो स्वस्थ हों, इसके लिए पूरी कामना बिहार की जनता, बिहार की भारतीय जनता पार्टी और सभी लोग कर रहे हैं। हजारों लाखों लोगों के लिए उन्होंने काम किया है, जी जी गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के कार्यकाल में जब IAS ऑफिसर्स के साथ में जब घटना घटती थी, तो उसको राजभवन से किस तरीके से उठा करके उनको न्याय दिलाना, जी, जी। सभी चीज़ों पर आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी ने काम किया है। और हमें पूरा यकीन है कि जिस हिसाब से वो जंगल राज से बिहार को मुक्त कराए थे, ठीक उसी प्रकार से वो इस गंभीर बीमारी से खुद लड़ करके और निश्चित रूप से जल्दी बिहार की जनता के बीच में और पार्टी के बीच में आएंगे। अच्छा, एक लास्ट सवाल है सर आपसे कि बीजेपी का प्रधानमंत्री रह चुके अटल बिहारी वाजपेयी बोले थे कि किसान किसी भी चीज़ को पैदा करे, किसी भी अनाज को पैदा करे जो उसके शरीर में सूट करे, जो अनाज उसके शरीर में सूट करे और फ़ायदेमंद हो, वो हम सरकार उसको खरीदेंगे। लेकिन गेहूं और चावल के सिवा कुछ नहीं खरीदता है सरकार, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, गेहूं और चावल के अलावा कुछ नहीं खरीदता है सरकार, लेकिन सरकार की भी एक समझिए कि एक दायरा है, जी और जी उस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो भी उगाई किसान की होगी वो सारे चीज़ को हम लोग काम करेंगे खरीदने का। अब देखिए कि ये भारत में पूरे तरीके से राज्य में बटा हुआ है देश, अच्छे से जानते हैं, राज्य का अलग अलग प्रावधान है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय मोदी जी की सरकार ने सबसे पहले जनधन खाता खुलवाया और सभी किसानों के डायरेक्ट खाता में पैसा भेजना शुरू किया, ताकि अगर हम आपके लिए कुछ कम कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ हम कर पाएँ। इसके तहत हम लोग निश्चित रूप से उनका जनधन खाता अकाउंट खुला करके किसान योजना के तहत 6,000 रुपया उनके खाता में डालने का काम हम लोग कर रहे हैं, और इसके तहत ही हम लोग काम करेंगे। और जो भी चीज़ है, चाहे FCI में रखने का हो, चाहे बाकी चीज़ों का हो, उस पर हम लोग काम करेंगे। और हमारी सरकार अभी चुनाव में व्यस्त है, चुनाव के बाद में निश्चित रूप से इस पर भी काम किया जाएगा। किसानों का प्रतिनिधिमंडल मिलेगा आदरणीय कृषि मंत्री जी से, और हम समझते हैं कि इस पर भी आगे काम है। अच्छा, बीजेपी का ही मैनिफेस्टो तैयार हुआ है या नहीं इस 2024 का? बीजेपी का मैनिफेस्टो जो है ये अभी आपको समझिए कि तैयार तब होगा जब हमारा एक कार्यक्रम शुरू हुआ था, जी जी जिसमें हमने सुझाव मांगा था पूरे भारत की जनता से, उसके तहत हमारा मैनिफेस्टो जारी होगा। एक कांग्रेस वाला मैनिफेस्टो हमारा नहीं होता जी जी कि घर में बैठे इटली में बात किए और छाप दिए, जल्दी जनता के बीच में आएगा। और हमारा मैनिफेस्टो बस एक ही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इसी पर हम काम करते हैं। तो जैसा कि हम बात किए अनिकेत कुमार झा से, जो बिहार के बीजेपी का प्रदेश प्रवक्ता हैं, तमाम सवालों का जवाब इन्होंने विभाग के अंदाज में दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।